नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय आज आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक ऐसा इंटरव्यू लेकर आया हूं जो निश्चित रूप से आपके सपनों को साकार करेगा। हमारे साथ 24 साल के हसन खान जुड़ेंगे जिन्होंने यूपीएससी में 643वीं रैंक हासिल की है और अपने मामा का सपना साकार किया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हसन खान, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम हसन खान है और मैं उरई का रहने वाला था। मेरे माँ बाप का नाम उमर अहमद खान और रजिया बेगम है। यहाँ मैं मेरे दबू में मेरा ननिहाल है। यहाँ के मामू मेरे मुजीब खान है और नाना मेरे अजीज़ अहमद खान है। और स्कूलिंग मेरी वहाँ उरई से हुई है 12th क्लास तक। उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए और एमए किया और उसके साथ में मेरा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इस यूपीएससी पढ़ाई के लिए मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद से मैं 2022 के बाद से वहीं रह रहा हूँ और वहीं से मेरी इस परीक्षा की तैयारी होती रही है। जी, इतना आसान नहीं होता यूपीएससी का एग्जाम फाइट करने के लिए, इसके पीछे जो संघर्ष है उसकी क्या कहानी है? जी, बचपन से ही आर्थिक तंगी तो देखी है, परिवार ने ही देखी है और उस तंगी आर्थिक रूप से मदद मेरे नाना नानी ने बहुत की। हर तरह से उन्होंने मदद की और जितनी भी स्कूलिंग मेरी हुई, जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरी स्कूलिंग है, उसमें जितनी भी फाइनेंशियल ज़रूरतें होती थी वो मेरे नाना ही पूरी करते थे। और उसके बाद से जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लिया तो उसके बाद से जो भी ज़रूरतें थी वो मेरे भाई ने पूरी की। सारी आर्थिक रूप से जितनी भी ज़रूरतें होती थी वो मेरे भाई पूरी करते थे। और एक छोटे से कमरे में रह के दिल्ली जब मेरा बीए और एमए हो रहा था तब मैंने वहाँ से की। उसके बाद ऊपर वाले का आभार है कि मुझे जामिया जैसे इंस्टीट्यूट का साथ मिला और मैं इस मुकाम तक पहुँच सका। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप इस मुकाम को हासिल करने के लिए? जी, पढ़ाई का कोई एक निश्चित वक्त तो नहीं होता है, लेकिन तकरीबन 15 से 16 घंटे तो जब एग्जाम करीब होता है तो पढ़ना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार की जर्नी रहती थी आपकी? जी, सुबह मेरा थोड़ा सा लेट उठना होता था, अराउंड 9 to 10 में उठता था। उसके बाद से लगातार पढ़ना होता था। बीच में क्योंकि धार्मिक क्रियाएं भी थोड़ी करना होती हैं और उनको ही अरेंज करते हुए मैं रात में 2 या 3 बजे तक, कभी कभी 4 भी बज जाता था, तब तक पढ़ते थे। तो 6 घंटे की नींद के बाद जितना समय होता था वो सारा पढ़ाई में ही जाता था। 24 साल की उम्र एक ऐसी होती है, एक करियर बना लो या फिर आज के युवा पीढ़ी जिस तरीके से सोशल मीडिया की तरफ मुड़ रही है या तो उस तरफ चले जाओ। तो आपने सोशल मीडिया को वक्त दिया है? जी नहीं, मैं सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहता हूँ। मैं इन चीज़ों में क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके वक्त को बहुत ज़ाया कर सकती हैं, तो इन चीज़ों को जितना अवॉइड हो सके तो करना पड़ता है। क्योंकि लेकिन सोशल मीडिया एक ज़रूरत भी बन गई है। व्हाट्सअप के थ्रू आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो मेरा जितनी ज़रूरत होती थी केवल व्हाट्सअप पर ही मेरा अवेलेबिलिटी होती थी और जब मैं फ्री हूँ तभी मैं उन चीज़ों को देख पाता था। अदरवाइज़ पढ़ाई करना पे ज़्यादा ध्यान देता था, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज की जो युवा है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों के लिए नहीं करते हुए गलत चीज़ों के लिए कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है उनकी पढ़ाई पर भी पड़ता है और उनके जो माँ बाप के सपने हैं उन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो ये ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि जो भी गुण हैं वो भी अवगुण भी लोगों में उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सोशल मीडिया को भी अवॉइड थोड़ा करना चाहिए। जिस तरीके से आप मुकाम को हासिल करने के लिए तैयारी कर रहे थे, कभी कभी ऐसा लगा कोई फेलियर ना आ जाए बीच में, क्योंकि उस समय आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे थे, क्योंकि आपके नाना नानी आपकी मदद कर रहे थे, तो उस समय कुछ फेलियर्स का दिमाग में चलता था क्या? जी, दिमाग में तो फेलियर तो सभी के दिमाग में रहता है कि इस बात अगर अब नहीं हुआ तो क्या करेंगे। लेकिन ये था कि क्योंकि डिसाइड किया हो रखा है और कोई प्लान बी भी नहीं सोचा था इस वक्त पर, तो जो था सारा फोकस प्लान ए पर ही रहता था। एक अटेम्प्ट के बाद थोड़ा सा फेलियर हुआ, लेकिन उठना भी ज़रूरी था दोबारा से, तो कुछ 2 दिन का दोबारा से उठ खड़े हुए और दोबारा से तैयारी, उससे में जो गलतियां हुई थी उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़े और इस बार ऊपर वाले करम से वो गलतियां ना दोहराई तो इस बार रैंक की प्राप्ति कर सका। जी, 24 साल की उम्र में आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। लोग इसको मुकाम को हासिल करने में वक्त कई साल लगा देते हैं, इस मुकाम को हासिल करने में कितना वक्त लगा? जी, अगर लक्ष्य डिसाइड कर लिया है आपने पहले से तो आपको आसानी होती है उस लक्ष्य तक पहुंचने में। तो मैंने अपने 10th क्लास के बाद ही जो है इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अभ्यास करना शुरू कर दिए थे, तो इस वजह से थोड़ी आसानी हुई यहाँ जल्द पहुंचने के लिए।
तो ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था? जी, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। जी, बहुत से स्टूडेंट इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, क्या मोटिवेशन देना चाहिए इस तैयारी करने के लिए, क्या क्या करना होगा जो उनके लिए ज़रूरी होती है? जी, सबसे पहला तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि आपको शुरू से ही लक्ष्य की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए कि आप जब 9th क्लास में आ रहे हैं या 8th क्लास के बाद से जब अपने स्कूलिंग कर रहे हैं, तो उसी फेज में आप ये डिसाइड करें कि आपको किस लाइन में जाना है। आपको डॉक्टरी करना है, आपको इंजीनियरिंग करना है, या आपको किसी प्रोफेशनल जॉब में जाना है। जब आपके शुरुआत में ही आप इन चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी होती है उन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा है कि आपको जब आपकी प्राइमरी शिक्षा हो रही है और सेकेंडरी शिक्षा हो रही है, तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बाद में आप ये सोचें कि आप कोचिंग के माध्यम से ही जो है शिक्षा प्राप्त करके आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो कि हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलिंग का बहुत योगदान होता है। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलिंग हो रही है, वहाँ शिक्षकों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे आ रहे हैं, जो छात्र आ रहे हैं, छात्राएं आ रही हैं, उनका जो है आधार मजबूत किया जाए, जिससे उनको बाद में फ़ायदा होगा। और खासकर जो अभी की युवा लड़कियां हैं, मैं उनको मोटिवेट करना चाहूँगा कि जो भारत में जो अभी है महिलाओं की जो स्थिति है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, और उसके लिए आप लोगों को ही आगे आना होगा और आप अपनी शिक्षा पे ध्यान दीजिए। आप अच्छी अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी कीजिए, डॉक्टरी कीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए और IAS IPS बन के आप अपने देश का नाम रोशन कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा मोटिवेशन आपने यहाँ पर दिया। अगला सवाल करना चाहेंगे, अगला सपना क्या है? DM बनना चाहेंगे या फिर IPS? जी, मेरा सपना DM बनने का ही है। IAS की पोस्ट के थ्रू जो अलग अलग पोस्ट मिलती हैं, उसके माध्यम से मैं अपने देश का विकास करना चाहता हूं अलग अलग क्षेत्रों में, जिस माध्यम से मैं अपने देश के विकास में योगदान कर सकूं, मैं उस तरह से योगदान करना चाहूँगा। यदि आप DM बनते हैं तो क्या करेंगे आप, क्या सोच है आप? जी, मेरा उद्देश्य है कि सबसे पहले तो DM बनने के बाद जिस क्षेत्र में भी मेरी पोस्टिंग हो रही है, वहाँ की जो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, उन पे ध्यान देना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे से मेरी पोस्टिंग अगर मेरे एरिया बुंदेलखंड में होती है, तो वहाँ पर जल की समस्या काफ़ी गंभीर है। तो मैं जो लोगों तक है मूलभूत जल की सुविधा प्राप्त के लिए आसानी करना चाहूँगा। दूसरी, मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपकी पीढ़ियाँ बदल सकता है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को एक सीख दे सकता है और आपकी जो आर्थिक समस्याएं, जो भी समस्याएं, उनको हल कर सकता है। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूँगा। और एक मेरा बहुत सपना है कि मैं जो स्वास्थ्य का एरिया है वहाँ पे मैं अच्छा काम कर सकूं, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा एरिया है जो हमको लाचार बना सकता है, मजबूर बना सकता है। तो मैं उस क्षेत्र में जो सरकारी अस्पताल वगैरह हैं उनकी सुविधाओं को बढ़ाना चाहूँगा। इस समय देखा जाए तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें टीचर कंपटीशन फाइट करके जाते हैं। जो योग्यता वो रखते हैं वो कहीं ना कहीं वो योग्यता बच्चों के साथ प्रदर्शित नहीं हो पाती है। सरकारी स्कूलों की जो स्कूली शिक्षा है वो कंडम स्थिति में है, तो उसको कैसे सुधार करेंगे आप? जी, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि शिक्षकों का मोटिवेट होना ज़रूरी है, क्योंकि होता यह है कि जब सरकारी आप टीचर शिक्षक बन जाते हैं तो आप में वो जो एक कॉम्प्लिसेंसी वाला एलिमेंट है वो आ जाता है कि आप तो बन गए हैं, तो आपको अपना जो योगदान है वो करने में आप असफल रहते हैं। तो उसकी वजह से देखा जाता है कि काफ़ी टीचर जो है स्कूल भी नहीं जाते हैं, या स्कूल जा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वो उस बच्चों के साथ उस तरह का योगदान नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए टीचरों का मोटिवेट होना ज़रूरी है कि अगर आप अपना काम अच्छे से करेंगे तो आने वाले दिनों में जो है आपके छात्र छात्राएं ही आगे बन के IAS IPS बन के आपका ही आपको गौरव फील कराएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षकों का मोटिवेट होना ज़रूरी है। और दूसरे तौर पे जो है एक सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी है। जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, जो शिक्षा एरिया में ऑफिसर्स हैं, उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो टीचर्स वगैरह हैं या जो भी प्राइमरी सुविधाएं हैं स्कूलों में वो बराबर तरीके से वहाँ पर अवेलेबल हों, जिससे बच्चों का भी वहाँ पे इंटरेस्ट स्कूल में बढ़े और वो आगे आ सकें। एक कटु सवाल आपके सामने करना चाहेंगे। कहते हैं कि DM के चपरासी तक रिश्वत ली जाती है, तो इस भ्रष्टाचार से कैसे बचेंगे?
जी, मेरा मानना है कि आपकी नीयत पे ये डिपेंड करता है कि आप अपने देश के लिए करना चाहते हैं या अपने लिए करना चाहते हैं। और जहाँ तक मेरा यहाँ बनने का जो लक्ष्य रहा है वो मेरा ये रहा है कि मैं अपने देश के लिए जिस भी क्षेत्र में योगदान कर सकूं वो करूं। और जहाँ तक डिपार्टमेंट में करप्शन या रिश्वत की बात है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनको पहले से ये संदेश दे सकूं कि मेरे डिपार्टमेंट में कम से कम और मेरे अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें ये इस तरह का जो व्यवहार है वो किसी तरह से सहन नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसी कभी भी कोई बात आती है कि किसी ने रिश्वत लेने की कोशिश भी की है तो उस पर जो कानूनी तौर से कार्रवाई है वो जरूर की जाएगी। बिल्कुल। तो ये थे 24 साल के हसन खान जिन्होंने यूपीएससी टेस्ट फाइट किया है और डीएम बनने का सफर तय कर रहे हैं। और डीएम बनने के बाद किस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे और एक अच्छा प्रशासन बुलाना चाहते हैं, ये ऐसी उनकी सोच है। और इस इंटरव्यू के बाद आपके क्या कुछ सवाल है हमें लिखिए। जुड़े रहिए आपके जनता के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी खबर में